प्रिय बंधुओं, आज जो मैं केस आपसे चर्चा करने वाला हूँ वह जो सेशंस हम पहले डिस्कस कर रहे थे उससे ही संबंधित है। यह घटना आज ही के न्यूज़पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है। सोशल मीडिया पे भी इसको आप पढ़ सकते हैं। यह कुछ घटना इस प्रकार है कि 2014 में एक मोनिका यादव नाम की लड़की पुलिस में एज ए कांस्टेबल भर्ती होती हैं। और उनकी ड्यूटी लगती है एंटी टेरर पीसीआर में, जो पीसीआर का ही एक स्पेशलाइज्ड काम है, उसमें उनकी ड्यूटी लगती है 2018 में। और उसी वक्त वो संपर्क में आती हैं एक सुरेंद्र सिंह राणा नाम के कांस्टेबल से, जो उनके साथ ही वहाँ पे काम करता है। काम करते वक्त जान पहचाना, एक तरह का संबंध डेवलप होना, दोस्ती का, फ्रेंडशिप का, केयर का, यह एक आम बात है मेल में भी, मेल फीमेल में भी। तो इनसे भी इनकी जान पहचान हो गई। अब ये जो थे सुरेंद्र सिंह राणा, इनकी उम्र थी 42 साल के करीब, 42। और जो मोनिका यादव थी उनकी उम्र थी करीब 28 साल के। और दोनों जब 2018 में एंटी टेरर पीसीआर वैन में उनकी पोस्टिंग हो गई, तो आपस में जान पहचान होना, काम करना, उसमें थोड़ा सा एक जान पहचान का और कंपेनियनशिप का, या एक शब्दों में कहूँ कि अमेरिका में तो उसको बोला ही बडी जाता है, तो एक बडी जैसी जान पहचान हो जाना यह एक नॉर्मल बात है। वैसा ही इस लड़की के साथ में हुआ। इसने उसमें एक फादरली फिगर देखा जो उसको मदद कर सकता है, हेल्प कर सकता है, और वो करता भी था। लेकिन उसकी जितनी भी हेल्प और मदद थी, उसने उसको एक फादरली वे में देखा, जो एक सामान्य बात है किसी भी लड़की के लिए, किसी मिडिल एजेड पुरुष के लिए जो उसकी मदद करे, उसके प्रति इस प्रकार की रेस्पेक्ट की भावना डेवलप हो जाना, यह कोई अनायास या कोई ऐसी बात नहीं है कि जो अक्सर नहीं होती। यह रादर एक नॉर्मल रिलेशनशिप है। लेकिन शायद सुरेंद्र सिंह राणा के मन में कुछ काला था, जिसको वो अप्रिशिएट नहीं कर पाई। 2020 में इनका मोनिका यादव जी का सिलेक्शन हो जाता है दिल्ली पुलिस में ही एज ए सब इंस्पेक्टर, क्योंकि वो काम भी कर रही थी और साथ में अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही थी।
और उनका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो जाता है तो वो कांस्टेबल की नौकरी छोड़ करके दिल्ली के सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन कर लेती है और मुखर्जी नगर में एक पीजी हॉस्टल में अपना रहना शुरू कर देती हैं और साथ में ही यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन जो सुंदर सिंह राणा हैं वह उनसे मुलाकात करते रहते हैं और जिस तरह का सपोर्ट संभव है वो देते रहते हैं और वह भी एक फादरली व्यक्ति है, एक संपर्क है, तो कोई किसी प्रकार का अपने दिमाग में शक नहीं करती। यहाँ तक कि वह उनको अपने घर पे भी बाकी लोगों से जान पहचान करवा देती है। अब 2020 में सुरेंद्र सिंह राणा उनसे मिलते हैं और उनको अपने मन की बात कहते हैं और वो इच्छा जाहिर करते हैं कि तुम अकेली रहती हो पीजी में, क्यों नहीं तुम मेरे साथ रहना शुरू कर देती। यह एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात थी मोनिका के लिए। सो नेचुरली उसने उसको मना ही करना था। मना कर दिया तो ये उससे सुरेंद्र सिंह राणा बहुत ही नाराज़ हो गए और उन्होंने 8 सितंबर 2021 में किसी बहाने से उनको बुरारी पुस्ता में ले गए और वहीं पे उनको स्ट्रेंगुलेशन से मारकर और उन्होंने एक नाले में दबा दिया। जब वो घर नहीं पहुंची तो घर वाले परेशान हुए। उनकी छोटी बहन जो कि एक अध्यापिका थी और जिसका नाम, क्योंकि बाय लॉ कोई नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता और वैसे भी नहीं करना चाहिए, परिवार को कष्ट होता है, उनकी बदनामी होती है, इसलिए उसका एक नाम समझ लीजिए आप नित्या है। तो यह नित्या जो है यह जाकर के पुलिस में अक्टूबर 21 में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखा देती है कि उनकी बहन घर से मिसिंग है, यानी कि वहाँ पीजी से मिसिंग है और घर नहीं आई है, उनका पता मालूम नहीं है। और वह काफ़ी उसकी तलाश करती रहती हैं खुद अपने लेवल पे भी। इधर जो सुरेंद्र सिंह राणा था उनके पास में सारी उनकी डिटेल्स थी, कुछ जो मोबाइल पे वार्तालाप हुई वो भी थी। तो उसके आधार पर उसने उसके परिवार को मिसगाइड करना शुरू कर दिया। जैसे हेलमेट पहन के उसके नाम से उसने कुछ पैसे विड्रॉ किए और उनकी बहन को फ़ोन कर दिया कि ऐसे ऐसे वो वहाँ पे देखी गई है। वो बेचारी ढूंढती रही। एक बार उनके पास, नित्या के पास फ़ोन आया कि कर्नाटका में इतनी तारीख को वो इंटरव्यू देने आ रही हैं, तो वो बेचारी इंटरव्यू वहाँ पे पहुँच गई। लेकिन सब जगह उनको पता लगा, जहाँ जहाँ भी सुराख या उनको यह इन्फॉर्मेशन आई वह सब फेक निकली। यानी कि सुरेंद्र सिंह राणा ही उनको मिसलीड कर रहा था
एक अनजाने फ़ोन से। जब कुछ नहीं हुआ, समय बीत गया, तो 2023 में इसी साल उन्होंने कमिश्नर लेवल के पुलिस ऑफिसर के साथ में अपॉइंटमेंट लेके बात की और उन्हें अपना कंसर्न बताया कि मेरी बहन वो नहीं मिल पा रही हैं, वो गायब हैं और अब काफ़ी समय बीत गया, लगभग 1.5-2 साल हो गए, तो प्लीज़ कुछ मदद करें। कमिश्नर बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने तुरंत इस केस को क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया। जब क्राइम ब्रांच ने जांच की तो नेचुरली मेरा ख्याल है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कि उन्होंने जांच की होगी सबसे पहले फ़ोन कॉल्स का कि किस किस तरह से कांटेक्ट फैमिली से या किसी फैमिली मेंबर को या फिर उनकी बहन नित्या को किस तरह से कांटेक्ट किया है। वह फ़ोन नंबर जिससे उनको फ़ोन आए थे उनको क्राइम ब्रांच ने ट्रेस किया। ये एक नॉर्मल व्यवस्था है। ट्रेस करने पे पता चला कि वह फ़ोन किसी दूसरे व्यक्ति के हैं जिसका नाम राजपाल है। राजपाल को कांटेक्ट किया गया तो उसने कहा हाँ मैंने यह फ़ोन ख़रीदा था, लेकिन मैंने राविन को ये फ़ोन दिया था। और राविन से जब पता किया गया तो उसने कहा कि ये सुरेंद्र सिंह राणा को मैंने ये फ़ोन दिया था। अब सुरेंद्र सिंह राणा डिटेक्ट हो गए, यानी कि सारी फ़ोन कॉल और मिसलीडिंग की जो भी व्यवस्था कर रहे थे वह सुरेंद्र सिंह राणा थे। तो क्राइम ब्रांच ने उनको धर पकड़ा और पकड़ने के बाद उन्होंने सारा सच बताना शुरू कर दिया। और सच यही था कि उन्होंने उसका बुरारी पुस्ता पे मर्डर किया था और वहाँ दबा दिया गया था। और वहाँ पे जब पुलिस गई और वहाँ पे खोदा गया तो उनका स्केलेटन प्राप्त हो गया। अब स्केलेटन प्राप्त होने के बाद में उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना, क्योंकि फैमिली उनकी अवेलेबल है, सिस्टर भी है, पेरेंट्स भी होंगे ही, तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। डीएनए से उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर ली जाएगी। लेकिन यह कहानी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करती है कि लेडीज़ यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में संबंधों का किस प्रकार का संबंध हो सकता है और किस सीमा तक यह होना चाहिए। प्रश्न इस बात का नहीं है कि स्त्री पर कोई शक किया जा रहा है या स्त्री को कोई कमज़ोर समझा जा रहा है, वुमेन को कोई कमज़ोर समझा जा रहा है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। लेकिन एक फैक्ट को हमें मानना पड़ेगा कि स्त्री पुरुष में आपस में आकर्षण यह एक नेचुरल व्यवस्था है। यह प्रकृति की एक नेचुरल प्रतिक्रिया है, एक नेचुरल व्यवस्था है प्रोपगेशन के लिए। इसलिए हर संबंधों में, खास करके वर्किंग प्लेस पे, औरत को या वुमेन को या स्त्री को या बच्चे को प्रोटेक्शन देना बहुत बहुत आवश्यक है। मैं इसमें अत्यधिक विश्वास करता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति उतना चरित्रवान नहीं होता जितना हम समझते हैं। दूसरा, हर स्त्री भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती या उतनी चरित्रवान नहीं हो सकती जैसा कि हम समझते हैं। दोनों तरफ कमजोरियां हो सकती हैं। आफ्टर ऑल लिविंग रिलेशन वगैरह जहाँ भी चल रहे हैं वो दोनों की इच्छा से ही चल रहे हैं।
और इच्छा उत्पन्न होती है आकर्षण से, अपने मन की कमजोरी से। कमजोरी नहीं कहेंगे, कुछ और शब्द दे दीजिए उसको, पर अपने मन के इमोशन से ही वह इच्छा बनती है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति किसी का दुरुपयोग न कर ले। अब जैसे यहाँ बड़ी स्पष्ट सी एक स्थिति है, व्यक्ति 42 साल का है, लड़की 28 साल की है, 14 साल का 14 इयर्स का उम्र में अंतर है। जो लड़की के मन में एक स्वतः ही आदर भाव या फादर्स फीलिंग क्रिएट कर देता है, खास करके अगर वो व्यक्ति केयर करता है। अगर वो केयरिंग है और उसकी मदद करता है तो उसके मन में एक फादर्स फीलिंग या फिर बड़े भाई का एक ट्रेट या बड़े भाई की तरह समझना, और वह अपना विश्वास उसको दे सकती है बिना समझे कि इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। उसने अपना विश्वास उनको दे दिया ये समझ के कि इनका व्यवहार पिता तुल्य है, केयरिंग है। ये उनको बाद में पता चला कि उनके मन में चोर था या उनके मन में काला था। इस तरह के कोई एक दृष्टांत नहीं, अनेकों मिलेंगे। दूसरी तरफ लड़कियों का भी आकर्षित हो जाना अपने से बड़ों में या किसी और से, अपने साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के कारण, कभी कभी सामाजिक असुरक्षा के कारण, और इस तरह से एज गैप के व्यक्तियों से शादी कर लेना या उनके चंगुल में फंस जाना कोई अनसुनी बात नहीं है। ये सब परिस्थितियाँ वहाँ खड़ी होती हैं जहाँ पे समाज की तरफ से कोई आरक्षण नहीं है, कोई उनकी रक्षा नहीं है, कोई कायदे कानून या लोग एथिक्स को वायलेट करते हैं। यानी कि हमने एथिक्स बनाए ही नहीं, वर्क एथिक्स को डेवलप ही नहीं किया। पहला प्रश्न यही है कि समाज में वर्क एथिक्स मेल और फीमेल के लिए पर्टिकुलरली साथ में जब काम कर रहे हैं तो डेवलप किए जाएं। कितनी सीमा की दूरी होगी काम करते वक्त, इन सब को डिफाइन करना, इन सब को अच्छी तरह से समझना किसी भी समाज के लिए और किसी भी नौकरी जहाँ करते हैं लोग, जहाँ काम करते हैं लोग, संस्था के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला वर्क एथिक्स मेल और फीमेल के लिए वह बनाना बहुत ज़रूरी है जिसका अत्यधिक अभाव है। दूसरा, कंप्लेंट सेल। मैं देखता हूँ कहीं भी, मैंने एम्स में काम किया 45 साल काम किया, वहाँ कंप्लेंट सेल था लेकिन इनफेक्टिव सा था। दूसरी जगह मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, वहाँ कोई कंप्लेंट सेल इस तरह का था ही नहीं। कागज़ पे सब कुछ था, कागज़ में गवर्नमेंट में भी होता है, सरकार में भी होता है, प्राइवेट में भी होगा, क्योंकि वो तो जैसे गवर्नमेंट का आदेश आएगा उनको बनाना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को जो उसमें काम करते हैं, न उनको कोई ट्रेनिंग होती है, न ही कोई कानून उनको उसके बारे में समझाया जाता है, न ही इन्वेस्टिगेशन की व्यवस्था को समझाया जाता है, न ही ट्रायल की जो व्यवस्था है उसको समझाया जाता है। किसी बात को भी उनको नहीं समझाया जाता। एकदम डी नोवो अपने कॉमन सेंस से काम करें, इस तरह से उन ऑफिसर्स को वहाँ पे लगा दिया जाता है। कोई गाइडिंग बुक नहीं है, कोई गाइडिंग प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई बांधी हुई सीमाएं नहीं है, इसलिए वो सब इनफेक्टिव हो जाते हैं। उनका कोई अर्थ या तात्पर्य नहीं निकलता है, सिवाय इसके कि उसके सामने अपीयर होने मात्र से, प्रश्न करने मात्र से व्यक्ति अपने आप को, मेल आदमी अपने आप को प्रताड़ित समझता है।
उसको यही बहुत लगता है कि मेरे को प्रश्न क्यों किया जा रहा है, मेरे को पूछा क्यों किया जा रहा है, ये तो मेरे पीछे लगे। अक्सर ऐसी बातें लोगों से सुनने की मिलती हैं। भाई ये तो इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आप पूरा कोऑपरेट करें, इसको बुरा मानने की कोई बात नहीं है। ऐसा एक भावना जो है वो डेवलप नहीं है, क्योंकि वर्क एथिक्स पे कुछ कहा नहीं जाता, कुछ बताया नहीं जाता, कुछ समझाया नहीं जाता। दूसरी तरफ लड़कियां भी, औरतें भी कभी कभार इसका नाजायज़ फ़ायदा लेकर के और इनोसेंट लोगों के ऊपर आरोप लगा सकती हैं, या सिचुएशन को एग्जैगरेट कर सकती हैं, या फिर एक बड़ी इनोसेंट वे में कही गई बात को उसका बतंगड़ बनाया जा सकता है। इनोसेंट वे में कही गई कोई मजाक या इनोसेंट वे में कही गई कोई हंसी की बात या ऐसे ही कही गई कोई बात को आप एक्सप्लॉइट करके और किसी के अगेंस्ट में वुमेन सेल में केस चला सकते हैं, जो हर इंस्टीट्यूशन और संस्था में होता है। तो दोनों तरफ से दुरुपयोग होता है, इसलिए उसके वर्क एथिक्स, उसके सारे के सारे जो हैं बड़े बड़े बुक्स लिखी गई हैं, बड़ा उनको दिया गया है, जिनको कोई पढ़ के न समझ सकता है। वो कायदा कानून का के लॉयर्स के पढ़ने की बातें हैं ज़्यादातर। एक सिंपल भाषा में साधारण से तरीके से ये सब जो व्यवस्थाएं हैं उनको चलाना चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में और हर यूनिवर्सिटी में और हर संस्था में। तब इस चीज़ का आसानी से कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। नहीं तो ये तो मर्डर हो गया इसलिए सामने आ गया, पर माइनर रूप से कितनी इस तरह के वायलेशन होते होंगे ये सिर्फ एक अंदाज की बात है, और किसी में कोई विशेष कार्य, काम, दंड या किसी तरह का कोई एक्शन जो सिचुएशन को इम्प्रूव करे वो नहीं होता। और धीरे धीरे सारे लोग इस तरह की व्यवस्था से डिसेंसिटाइज हो जाते हैं और इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और बाद में ये सब सेल जो बनते हैं डिफंक्ट हो जाते हैं। मैं ही अपना एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी जो आखिरी पीएचडी की स्टूडेंट्स थी, उनको आज तक 8 साल हो गए, उनको डिग्री नहीं दी गई, क्योंकि सिर्फ उस यूनिवर्सिटी प्राइवेट थी और उस यूनिवर्सिटी के मालिक जो हैं वो उनसे खुश नहीं थे। उन्होंने तंग आकर के जब 5 साल पूरे हो रहे थे तो कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, कंप्लेंट किया यूपीएससी वगैरह में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वगैरह में, जिसका कोई असर नहीं हुआ। पुलिस में भी कॉपी भेजी, जो ये स्त्री आयोग होता है वहाँ भी सब लिखा गया, वुमेन्स जो आयोग रहते हैं, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक पुलिस वाले ने एक बार बुलाया, क्योंकि पुलिस को भी उससे कॉपी दे दी थी, तो उन्होंने सिर्फ बुला कर के अपना काम करवा के उसी से और केस को बंद कर दिया गया। एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड, इफ़ एनीबॉडी वांट ही कैन चेक विद द एसपी गुड़गांव, मिल जाएगी आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। विद इन यूनिवर्सिटी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, या यूनिवर्सिटी के बाहर या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जहाँ पे एक फीमेल कैंडिडेट जो हरास की जा रही है वो जाकर के कंप्लेंट कर सके। कोई प्रावधान नहीं है। मैं खुद यूजीसी की बहुत सी कमेटीज़ में 10 सालों से मेंबर रहा हूँ। मैंने खुद भी जाके कहा, क्योंकि मेरे स्टूडेंट थे, मैंने भी बात किया, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है, वो कोई इस चीज़ का नोटिस नहीं लेते। तो ऐसी परिस्थिति वास्तव में है, ये कोई ऐसा नहीं है। सो वर्क प्लेस में वुमेन के साथ में इंडिया में जस्टिस नहीं हो रहा है। ये मैं अपने 45 या 50 साल के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ, जब से मैं नौकरी कर रहा हूँ। कहीं भी किसी स्तर पे भी कहने को है सब कुछ बातें, लोग कहने को भी मिल जाएंगे कि साहब हमें तो वुमेन सेल बहुत तंग करता है, कुछ नहीं। एक बार अगर मान लो मुझे बुला लिया या आपको बुला लिया, वुमेन सेल है, उसके टाइम तंग कर दिया, हमको ही पूछ लिया, क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, उसको अपने
अगेंस्ट अन्याय के लिए कहीं भी जाने का अधिकार नहीं है। खाली वुमेन होने से वो बिल्कुल मेंशनरी हो गई। तो यह जो समाज का नज़रिया और दृष्टिकोण है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। ये वुमेन सेल वास्तव में काम करें, ये अपनी ड्यूटी को समझें। खाली जो वुमेन सेल बन जाते हैं वो पॉलिटिकल पावर दिखाने के लिए, और एक गाड़ी कार मिल गई, ऑफिस मिल गया, मातहत मिल गए और अपना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उसके लिए नहीं है। पर अत्यधिक ज़्यादातर इन पोजीशंस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। यह मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यह एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है। मैं इस हत्या को एक सिस्टम फेलियर का नाम दूंगा कि वुमेन के अगेंस्ट में उसकी रक्षा के लिए जितने भी उन्होंने प्रावधान किए हैं, उन प्रावधानों का यह एक बहुत बड़े फेलियर का एग्जाम्पल है। न्याय तो ठीक है, मिलता रहेगा, और उससे क्या फ़र्क, मरने वाले को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरह का न्याय मिलेगा, और न्याय भी कब मिलेगा कौन जानता है इस देश में, वो एक अलग बात है। लेकिन इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इसीलिए जैसे ही केस मैंने पढ़ा तो मेरे मन में ये भावना आई कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि आजकल मैं मैन वुमेन की रिलेशनशिप पे ही 2-3 सेशन कर चुका था, तो इसलिए विचारों के साथ में ये विचार भी मिल गया और इस रूप में प्रकट हो गया। धन्यवाद।